नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आपके तमाम सवालों का उत्तर आज के इस वीडियो में लेकर आया हूं कि अब एग्जाम नजदीक आ रहा है। जून में एग्जाम होना है, संभावित है, और लगभग फॉर्म अब आपका ओपन हो जाएगा। 10 अप्रैल के आसपास फॉर्म आपका ओपन होना चाहिए, अगर विलंब किसी कारण से नहीं हुआ तो। अब ये दिमाग में आता है कि क्या स्पेसिफिक टॉपिक्स हैं जिनको हमको कवर करना चाहिए, ठीक है ना। 10 यूनिट में से वो कौन कौन से टॉपिक हैं जिनको अगले 2.5-3 महीने हम टारगेट करें, जहां से क्वेश्चन हर बार बनते हैं। वैसे तो स्पेसिफिक करना पूरे सिलेबस को बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि नेट में क्वेश्चन पूछने का पैटर्न बदल रहा है। स्मार्ट अप्रोच है, जो लेस इंपॉर्टेंट टॉपिक है वह भी क्वेश्चन आपको दे रहे हैं, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे टॉपिक हैं जहां से क्वेश्चन हर बार बन जाते हैं। तो क्यों ना हम उनको भी टारगेट करें, उन ऊपर ज्यादा टारगेट करें, क्योंकि हमको मैक्सिमम नंबर ही गेन करना है पेपर 1 में। और आपको पता है कि पेपर 1 ही डिसाइडिंग फैक्टर है आपका। पेपर 1 से ही स्कोर आपका ऊपर जा रहा है। नेट, जेआरएफ, पीएचडी ओनली के बीच में एक ही डिसाइडिंग फैक्टर है, और वो है पेपर 1 के मार्क्स। जो पेपर 1 में बेहतर कर ले रहा है वो पीएचडी ओनली और नेट से ऊपर जाके जेआरएफ तक पहुंच जा रहा है, और जो पेपर 1 में कहीं कुछ गड़बड़ कर रहा है वो अपने रिजल्ट में संतोषजनक परिणाम नहीं पा रहा है, ठीक है ना। तो आइए देखते हैं कौन कौन से डिसाइडिंग फैक्टर्स है हमारे 10 यूनिट, क्या क्या पढ़ना है, एक एक करके इनके बारे में आइए डिस्कशन करते हैं। चलिए भाई, 3 महीने का चैलेंज, और सबसे बड़ी गलती क्या है। 3 महीने या 2.5 महीने कह सकते हैं, क्योंकि अब अगर आप देखें तो 2.5 महीने ही आपके पास है। तो सबसे बड़ी गलती क्या होती है और सबसे बड़ा चैलेंज क्या है कि अगर आप ये सोच लें कि पेपर 1 को तो लास्ट में पढ़ लेंगे, पेपर 2 पर पूरा फोकस कर ले, पेपर 1 तो लास्ट में पढ़ लेंगे, अगर आप ऐसा कर रहे हैं बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। क्योंकि मैंने आपसे पहले बताया, पेपर 1 के 50 क्वेश्चन को 50 क्वेश्चन की तरह मत देखिए, वो देखिए कि वो 50 क्वेश्चन ही नेट और जेआरएफ के बीच का फासला तय करवा देते हैं, ठीक है ना। तो सबसे बड़े डिसाइडिंग फैक्टर, अगर आप लास्ट के 15 दिन या 20 दिन के लिए पेपर 1 को छोड़ रहे हैं तो आप एक गलती करने जा रहे हैं, ऐसा बिल्कुल मत करिएगा। दूसरा, अगर आप ये सोचे कोई भी एक स्टैंडर्ड बुक होगी जिसमें आप 15 दिन में एकदम ट्रिकी पढ़ लेंगे, 15 दिन में आपका काम हो जाएगा, ऐसी कोई बुक नहीं विश्वास है, ट्राई करके देख लीजिए, एक अटेम्प्ट अपना खराब करके देख लीजिए, ठीक है ना। अगर आपको मिल जाएगा तो मुझे बताइएगा, नहीं मिलेगा, क्योंकि जब तक आप सिस्टमैटिक स्टडी नहीं करेंगे आप ऐसे क्वेश्चंस टैकल नहीं कर पाएंगे जैसे क्वेश्चन रीसेंट ईयर्स के एग्जाम में या रीसेंट एग्जाम्स में यूजीसी पूछता आ रहा है, ठीक है ना। तो इसके लिए आपको एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी फॉलो करनी पड़ेगी। हमको सफलता के लिए हार्डवर्क नहीं, बल्कि मोस्ट स्कोरिंग टॉपिक्स की स्मार्ट मैपिंग चाहिए। हमको ये पता होना चाहिए क्या पढ़ेंगे जहां से हमारी सफलता सुनिश्चित हो जाएगी। तो क्या पढ़ेंगे भाई। अब टाइम मैनेजमेंट का गोल्डन रूल क्या है, 1 और 2 का रेशियो आपको रखना है। जैसे पेपर 2 के लिए आप 4 घंटे निकाल रहे हैं, तो पेपर 1 के लिए 2 घंटे, ये जरूर रखिए। क्या करना है, यदि आप पेपर 2 को 4 घंटे देते हैं तो पेपर 1 को 2 घंटे देना अनिवार्य हो जाएगा। 2 घंटे अगर आप रोज दे रहे हैं ना, तो पेपर 1 आराम से आपका हो जाएगा। जो सबसे डिसाइडिंग फैक्टर है वो बहुत इजीली आप टैकल कर लेंगे। अगर आप 2 घंटे डेली दे रहे हैं पेपर 1 को, तो सुबह पेपर 2 पढ़िए, जब दिमाग थक जाए तो शाम को पेपर 1 पढ़िए। पेपर 1 में चूंकि 10 यूनिट है और 10 यूनिट अलग अलग तरीके से आप पढ़ते तो आपको बोरियत नहीं होगी, आपको हर बार कुछ नयापन मिलेगा। इस तरीके से टाइम आप मैनेज कर सकते हैं। इसके अलावा कंसिस्टेंसी अगर आपकी है, लगातार आप अपने आप को झोंक रहे हैं, तभी आप जेआरएफ की तरफ जाएंगे। ये नहीं कि आज टाइम टेबल बनाया, कल से फॉलो करेंगे, कल किसी काम में व्यस्त हो गए, कोई बात नहीं, परसों से फॉलो करेंगे, परसों ढूंढ रहेंगे टाइम टेबल क्या था, पता लगा कागज ही गायब है, उस पर रख के नमकीन खा गए थे और उसको तो डस्टबिन में डाल दिए। ये नहीं करना है। कंसिस्टेंसी, अपने आप को मान के चलिए कि आप एक नौकरी में है, आपको इतनी देर काम करना ही करना है। ये अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि आप प्रोफेशनल एटीट्यूड अपने अंदर डेवलप करिए। पढ़ना है मतलब पढ़ना है, बाकी काम बाद में होगा, पहले पढ़ाई होगी, ठीक है ना। कंसिस्टेंसी ही सफलता का एकमात्र रास्ता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। अब क्या कह रहे हैं, सिलेबस डिकोडेड यानी प्रैक्टिस बनाम थियरी की बात करें तो निरंतर प्रैक्टिस इंजन, यानी कहां आपको लगातार प्रैक्टिस करते रहना है। मैथ, डीआई में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, ये प्रैक्टिस का ही विषय, ये पूरी तरीके से प्रैक्टिस का विषय। आपको लगातार प्रैक्टिस करते रहना है, लगातार प्रैक्टिस करते रहना है इस पर, ठीक है ना। इसकी कोई फिक्स थियरी नहीं है, नए ट्रेंड्स इसमें हमेशा आते हैं क्वेश्चन में, तो इसके लिए पीवाईक्यूज आप लगाते रहिए। द मोर यू प्रैक्टिस द बेटर यू बिकम ना। आप जानते हैं कि फ्रांसिस बेकन, जो कि फादर ऑफ इंग्लिश एसेस कहे जाते हैं, उनकी लाइन है, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, करत करत अभ्यास ते जड़मति होत सुजान। जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही बेहतर होते जाएंगे। लेकिन इसके अलावा कुछ थियरी भी आपके हैं,
जैसे टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, कम्युनिकेशन, हायर एजुकेशन, ठीक है ना, इन्वायरमेंटल एजुकेशन, आईसीटी, एलआर, लॉजिकल रीजनिंग, ये सब के सब ऐसे हैं जिसमें आपको थियोरी पढ़नी पड़ेगी। लेकिन ध्यान रखिए, सिलेबस रटिए नहीं, सिलेबस रटिए नहीं, कॉन्सेप्ट समझिए और जो मोस्ट स्कोरिंग जोन्स हैं उनको समझने की कोशिश करिए, उन पर ज्यादा प्रहार करने की कोशिश करना है। अब सवाल आया कि कौन कौन से हैं जहां से क्वेश्चन बनेंगे, तो सबसे पहले टीचिंग एप्टीट्यूड की बात करें, जीन पियाजे, जैसे लर्निंग थ्योरीज की बात करें, जीन पियाजे, वाइगॉस्की, बीएफ स्किनर, मैस्लो, ठीक है ना, इनकी थ्योरीज। डिजिटल प्लेटफॉर्म जो आपके नए नए हैं, स्वयं हो गया, जैसे मान लीजिए स्वयं प्रभा हो गया, ठीक है ना, मूक्स हो गया, पैडलेट हो गया, काहूत हो गया, ये चैनल आपको पता होने चाहिए कि ये क्यों सरकार लेके आई, इनकी क्या उपयोगिता है, क्योंकि ये नए इनोवेशन है, इन पर क्वेश्चन ज्यादा बन रहे हैं इस समय। इसके अलावा इवैल्यूएशन की बात करें तो निरंतर सुधार क्या होगा क्लास के दौरान, अंतिम ग्रेडिंग या कोर्स के अंत में क्या प्रक्रिया होती है, इन पर क्वेश्चन बनते हैं, इवैल्यूएशन मैट्रिक्स पर, ठीक है ना, तो इसको ध्यान रखिएगा। इसके अलावा नॉर्म्स वर्सेस क्राइटेरियन रेफरेंस्ड ना, एब्स्टिव या रूब्रिक्स, इन पर भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना, इन पर भी आपको ध्यान रखना है, इनको पढ़ना। ये ऐसे टॉपिक हैं जो इनोवेटिव है, जिनमें नयापन है, जो अप्लाई हो रहा है क्लास के दौरान, जिन पर क्वेश्चन बनते हैं। तो टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ते समय आप इन पर ध्यान जरूर रखेंगे। इसके अलावा आप आते जोन 2 में, रिसर्च आर्किटेक्ट में, यानी आपका जो रिसर्च एप्टीट्यूड है, इसमें पहले तो रिसर्च के प्रकार की बात, गुणात्मक, मात्रात्मक, क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव, सब्जेक्टिव, इंडक्टिव, क्वालिटी बेस्ड, ऑब्जेक्टिव, डिडक्टिव, स्टैटिकल और न्यूमेरिकल। फिर आप आते सैंपलिंग तकनीक पर, सैंपलिंग टेक्निक पर, संभाव्यता, प्रोबेबिलिटी, गैर संभाव्यता, नॉन प्रोबेबिलिटी, ठीक ना, संभाव्यता में क्या आएगा, रैंडम, सैंपलिंग ना, स्ट्रैटिफाइड या सैंपलिंग। वहीं आप आते हैं स्नोबॉल में, स्नोबॉल, सैंपलिंग, उसके बाद पर्पसिव सैंपलिंग। ये जो आपके गैर संभाव्यता वाले हैं और संभाव्यता वाले हैं, इन पर काम करिए। आप देखेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, तो आपको यहां से क्वेश्चन खूब मिलेंगे। इसके अलावा मैंने जो आपको बताया रिसर्च के प्रकार में, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव, सब्जेक्टिव, इंडक्टिव और क्वालिटी बेस्ड, या इधर अगर आप मात्रात्मक बात करेंगे तो ऑब्जेक्टिव, डिडक्टिव और स्टैटिस्टिकल, न्यूमेरिकल जो आपके रिसर्च है उन पर आप चर्चा जरूर करेंगे। प्रोबेबिलिटी, गैर प्रोबेबिलिटी, ये आपके हॉट टॉपिक्स हैं जहां से क्वेश्चन आपके लिए बनते हैं। उसके बाद आप आगे आएंगे एडवांस रिसर्च स्टैटिक्स पर आएंगे, नए ट्रेंड्स पर। तो टेस्ट और पी वैल्यू, जैसे टी टेस्ट, जेड टेस्ट ना, या आपका ची स्क्वायर जो है, जिसको काई स्क्वायर भी आप कहते हैं, विल्कॉक्सन आप कह सकते हैं, क्रुस्कल वैलिस कह सकते हैं, ठीक है ना, पैरामेट्रिक बनाम नॉन पैरामेट्रिक, और पी वैल्यू पर विशेष ध्यान आपको देना है। वेरिएबल्स की बात करें तो कॉन्टिन्यूअस यानी सतत वर्सेस डिक्रीट, असतत, इंडिपेंडेंट वर्सेस डिपेंडेंट। अब इसमें जो लेटेंट वेरिएबल्स हैं या कंफाउंडिंग वेरिएबल्स हैं, उन पर क्वेश्चन आपके बनते हैं। आप अपने नोट्स में देखेंगे, अपने सिलेबस में देखेंगे, चीजें आपको मिलेंगी। रिसर्च एथिक्स पर बात करें तो आजकल जो सबसे ज्यादा चल रहा है प्लैगरिज्म, एआई का दौर है, प्लैगरिज्म फिर एक बहुत बड़ी चुनौती बन चुका है। एआई करते हैं क्या है, किसी का कंटेंट उठाएगा, उसको फटाक से नया करके आपको दे देगा, ठीक है ना। जब तक आप पता लगाएंगे तब तक पता लगता है कि आपका काम बन चुका होता है। तो प्लैगरिज्म एक बहुत अच्छा, पहले से भी आ रहा होता है। इसके जो प्लैगरिज्म के रूल्स हैं, लेवल 0, 1, 2, 3 और उनकी सजा, ठीक है ना, पेड वर्सेस ओपन सोर्स प्लैगरिज्म, चेकिंग टूल्स, इन सब पर आजकल चूंकि एआई है और एआई इसमें बहुत हेल्प कर रहा है इस नियम को तोड़ने में भी और इस नियम को बचाए रहने में भी। तो वो जो नयापन आया है, नए टूल्स आए हैं, उनकी भी जानकारी आपको रखना है। अब बात करें कम्युनिकेशन और आईसीटी की, तो कम्युनिकेशन में क्या होना, जैसे आप मास मीडिया मॉडल्स में कल्टीवेशन थियरी, एजेंडा सेटिंग ना, हाइपोडर्मिक नीडल, या कॉन्टेक्स्ट की बात करें तो फिजिकल, कल्चरल, साइकोलॉजिकल, टेम्पोरल कम्युनिकेशन की बात। न्यू टर्म्स जो आजकल खूब चर्चा में है, सिंप्लेक्स, डुप्लेक्स, फैटिक, मेटा, नैरो कास्टिसिज्म, ठीक है ना, कास्टिंग सॉरी, नैरो कास्टिंग, ये आपके टर्म्स हैं जिन पर क्वेश्चन कम्युनिकेशन में बने हैं पिछले 1-2 एग्जाम में। आईसीटी की बात करें तो मेमोरी हायरार्की में हाई स्पीड रजिस्टर्स, कैच, रैम, रोम, हार्ड ड्राइव, हाई कैपेसिटी, ठीक है ना, इंटरनेट बेसिक्स, और इसके बाद नंबर सिस्टम, बाइनरी, डेसिमल, हेक्साडेसिमल, ये आपके ऐसे पॉइंट हैं जहां से क्वेश्चन आपको मिलेंगे। इन पॉइंट्स पर आप अपने आप को प्रिपेयर करके जाइए, हॉट टॉपिक्स हैं जहां से क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं। इसके अलावा सिस्टम और एनवायरनमेंट की बात करें, हायर एजुकेशन को सबसे पहले समझिए, ठीक है ना। हायर एजुकेशन सिस्टम की बात करिए तो स्वतंत्रता से पूर्व और बाद के कमीशन, उनके अध्यक्ष, उनका साल, डिजिटल इनिशिएटिव जो लिया गया, ई काल्प, ई विद्वान या फॉसी जो आपका लिया गया, ठीक है ना,
ये कैसे काम कर रहा है, किस उद्देश्य के लिए आया, इसमें कितना कितना सक्सेस है, इसकी उपयोगिता क्या है, ये आपको पढ़ना है। रेगुलेटरी बॉडीज आप यूजीसी, एआईसीटी, एनसीटी ये सब पढ़ा चुका हूं आपको, ठीक है ना। इन पर ध्यान रखिए, कब इसकी स्थापना हुई, पहले अध्यक्ष कौन थे, क्या इसकी फंक्शनिंग है, क्या काम कर रहा है, ये सारी चीज आपको देखना है। वहीं पीडीई की बात करें, पीपल डेवलपमेंट एनवायरमेंट की बात करें, तो आप आएंगे स्क्रीनिंग पर, कोगुलेशन पर ना, फ्लोकुलेशन पर, ओजनेशन पर। इसके अलावा क्योटो समिति जो है, मॉन्ट्रियल, नागोया, सीबीडी, अर्थ समिट प्रोटोकॉल, यूरेनियम ना, ये सब आपके इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं जहां से क्वेश्चन बनते हैं, खास करके जो वर्तमान परिस्थिति से जुड़े हुए हैं। पूरा विश्व जो है 2 भाग में बटा हुआ है, वर्ल्ड वॉर की सिचुएशन सामने है, ऐसे में जो एनवायरनमेंट है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है और बड़े नए क्वेश्चन क्रिएट करेगा, इसलिए नयापन हमेशा रखिएगा। इसके अलावा बात करें कि आपके समय बचाने की तकनीकी क्या है, जैसे एनईपी आप पढ़ रहे हैं तो एनईपी से क्वेश्चन आएंगे, लेकिन एनईपी को पूरा मत पढ़िए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लीजिए और आपकी शिक्षा से संबंधित जो फैक्टर्स हैं, खास करके उच्च शिक्षा से, उन पर फोकस करिए, ठीक है ना। उन पर फोकस करेंगे तो आपका समय बचेगा और आप स्मार्ट तरीके से अपनी पढ़ाई कर पाएंगे। लॉजिकल रीजनिंग की बात करें तो समय कम है तो ज्यादा फोकस किस पर करिए, आपका AEIO जो प्रोपोजिशन है या फैलिसीज जो है, इन पर आप ज्यादा फोकस करिए, यहां से क्वेश्चन ज्यादातर बनते हैं, आप इन पर फोकस करेंगे, काम आपका होगा। अब सवाल यह है कि सिर्फ थ्योरी पढ़ना काफी क्यों नहीं है, थ्योरी पढ़ेंगे तो काफी क्यों नहीं होगा, क्योंकि एनटीए का जो नया पैटर्न है आपको धोखा दे सकता है। जैसे अजर्शन रीजनिंग का जो जाल है, आपको लगता है दोनों सही है, तो यहां पर अगर आप सिर्फ थियरी पढ़े हैं, प्रैक्टिकल अप्रोच आपका नहीं डेवलप है, तो आप एग्जाम में फंसते हैं और मैक्सिमम क्वेश्चन आपको ऐसे फंसाते हैं, ये भी आप देखते हैं। नई टर्मिनोलॉजी जो है, जैसे एच इंडेक्स, ZPD आपका जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट ना, या फ्लोकुलेशन जैसे शब्द आते हैं जो स्टैंडर्ड किताबों में जल्दी नहीं मिलते आपको, ये नए टर्म्स हैं, नए तरीके से काम कर रहे हैं, आप इसमें फंस जाते हैं। या फिर अगर एक भी गलत ऑप्शन आपको मिला तो पूरा सवाल गलत हो जाएगा। कई बार होता है जब हम समझ रहे होते हैं कि ये सही, एक पॉइंट मिस करते हैं और आंसर गलत हो जाता है, क्योंकि उस एक पॉइंट से हमको दूसरा ऑप्शन समझ में आने लगता है, जबकि होता दूसरा ऑप्शन है। एक्यूरेसी पर ध्यान दीजिए, सिर्फ थियरी पढ़ना नहीं, थियरी के प्रैक्टिकल अप्रोच समझिए, उससे संबंधित क्वेश्चन मैक्सिमम लेवल पर लगाइए, तब जाके यह एग्जाम आपके लिए JRF तक का सफर तय करवाएगा। और मुझे उम्मीद है कि आप इन चीजों को फॉलो करेंगे, फॉलो करने के बाद अपनी पढ़ाई को बेहतर करेंगे और यह एग्जाम आपकी सफलता वाला एग्जाम होगा। एक कोशिश और भरपूर तरीके से इस एग्जाम को क्वालिफाई करना है, JRF हो जाना है और अपने जीवन के अगले अध्याय की तरफ बढ़ जाना है। ढेर सारी शुभकामनाएं।